Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 24, Assessment Procedure Part 2. Assessment Procedure chapter number 24 जिसका हमने एक पार्ट किया पिछले लेक्चर में। अभी अगले लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2 में, जिसमें अगले कुछ टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसमें आपको बताया गया है असेसमेंट के रिगार्डिंग कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होती हैं, काइंड्स ऑफ असेसमेंट क्या होती हैं, किस तरीके से असेसमेंट की जाती है, कैसे जो है आप असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। असेसमेंट का मतलब है कि आपका जो टैक्स डिटर्मिनेशन है और टोटल इनकम के बारे में बताना और उसके ऊपर फिर कितना टैक्स लगेगा, दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। असेसमेंट के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं आपको यहाँ बताया गया है, जिसमें देखिए आपको टाइप्स में सबसे पहले असेसमेंट दैट इज सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन 140A के अंडर आपसे कह रहे हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? अगर अपनी रिटर्न के बेसिस पर ही असेसी जो है, जो टैक्स को पे करना है उस अमाउंट को कैलकुलेट कर लेता है। उस अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए असेसी, जिसमें TDS, TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स पेड इन एडवांस, टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89, डबल टैक्सेशन रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JAA और टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JD, इन सभी को चेक करेगा और जो भी चालान वगैरह है उसे भी रिटर्न को फाइल करने से पहले देखेगा। रिटर्न शैल बी फाइल्ड along with the proof of payment of such tax and interest। और अगर कोई भी शॉर्टफॉल है, कोई भी डिले है इंस्टॉलमेंट्स में, कोई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, या कोई भी रिटर्न को फाइल करते हुए किसी भी तरीके का इंटरेस्ट या डिफ़ॉल्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ चेक किया जाएगा। तो ऐसी असेसमेंट को कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। ऐसी असेसमेंट को सेल्फ असेसमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि असेसी यहाँ पर अपने आप से अपनी टोटल इनकम, टैक्स पेबल को चेक करता है और उसके बाद डिपॉजिट करता है टैक्स को। अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसकी भी पेमेंट वो करता है। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि अगर असेसी फेल्स हो जाता है टैक्स को टाइमली पे करने में, या किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट ड्यू है उसे पे करने में, तो ऐसे असेसी को असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहा जाता है या असेसी डीम टू बी इन डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे असेसी के ऊपर उसी के अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस हैं फिर वो अप्लाई होते हैं। यहाँ पर आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक नया सेक्शन नंबर 192 1C इज इंसर्टेड। यहाँ इंसर्ट किया गया है सेक्शन नया, जिसमें फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग और पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1 और 1A, a person being an eligible startup referred to in section 80 IAC responsible for paying any income to the assessee being perquisite of the nature specified in section 17 subsection 2 subsection 6, तो वो डिडक्ट करेगा या पे करेगा विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर। अब यहाँ आपसे कह रहे हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, या from the date of sale of such specified security or sweat equity shares by the assessee, या from the date of the assessee ceasing to be the employee of the employer who allotted or transferred him such specified security or sweat equity shares whichever is the earlier। वो इस चीज़ को देखेगा पहले कि कौन सी चीज़ पहले हो रही है। अगर असेसी फाइल नहीं कर पाता टाइमली, रिटर्न को देरी से पे करता है, लेट फाइल को रिटर्न को शो करता है, तो उस केस में उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगाया जाता है। या आपसे कहना चाह रहे हैं जो पर्टिकुलर लिमिट्स हैं उसे फॉलो करनी पड़ेंगी। इफ़ इनकम इज़ बिलो टैक्सेबल लिमिट एंड इवन यू फाइल रिटर्न आफ्टर डेडलाइन, नो फी इज़ देयर। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको 1000 रुपीज़ की पे करनी पड़ेगी। इन एनी अदर केस, इफ रिटर्न इज़ फर्निश्ड after due date but on or before 31st December 2020, 5000 rupees is payable. If return is furnished after 31st December 2020 but on or before 31st March 2021, 10,000 rupees is
पेबल। तो ये आपको जो है साथ में लेट फी पे करनी पड़ेगी। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेल्फ असेसमेंट। अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आप डिले पेमेंट कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज अंडर सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234B जो है निकाला जाएगा। तो अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न, जो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स है उसमें से आप एडवांस टैक्स, TDS, TCS, कोई भी रिलीफ है सेक्शन 89, 90, 90A और 91 में, या कोई भी टैक्स क्रेडिट है सेक्शन 115JAA में या 115JD के अंडर, तो वो यहाँ से लेस कर दिए जाएंगे। इसी के रिगार्डिंग आप एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देख सकते हैं जिसमें आपसे क्या कह रहे हैं, ए हु इज नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन कंप्यूटेड द टोटल इनकम ऑफ द सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट किया इन्होंने और अपनी इनकम निकाली 6,27,500, जिसमें आपसे कह रहे हैं इन्होंने पे किया है एडवांस टैक्स 20,720 रुपये और TDS हुआ है इनका 15,000 रुपये। इन्होंने रिटर्न ऑफ इनकम को जो है 10 अक्टूबर को फाइल किया है। इज ही लायबल टू डिपॉजिट एनी अमाउंट एज इंटरेस्ट, और फी आपको बताना है अंडर सेक्शन 234A। अगर वाकई इनका इंटरेस्ट निकलता है तो कितना निकलेगा आपको ये भी निकाल के दिखाना है। देखिए यहाँ पर आपको जो इनकी इनकम बताई गई है, यहाँ पर इनकम है जो 6,27,500, जिसके ऊपर आप टैक्स निकालेंगे। लिमिट्स आपको पता है, जैसे 2.5 लाख तक नेल, अगले 2.5 लाख तक 5% से, और बचे हुए फिगर के ऊपर 20% से। तो उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह मिलाकर जो आपका जो टैक्स बनेगा कैलकुलेशन जैसी कि आपको सिखाई भी गई है, तो ये अमाउंट निकल के आएगी 39,520 रुपीज़। इसमें से इन्होंने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है 20,720 रुपीज़ का, और आपका जो है TDS हुआ है इनका 15,000 रुपये। तो अब देखिए इनका जो टैक्स पेंडिंग है जो इन्हें और पे करना था दैट इज 3,800। अब यहाँ पर देखिए जो एज पर रूल अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो रिटर्न को फाइल करने की डेट रहती है वो आपकी रहती है 31 जुलाई 2020, लेकिन इन्होंने जो रिटर्न जमा की है वो अक्टूबर में की है, 10 अक्टूबर 2020 को। तो इसका मतलब देखिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो ये 3 महीने इनके बन जाएंगे, क्योंकि ये 3 महीने डिले पेमेंट कर रहे हैं, 3 महीने डिले रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो 3 महीने के हिसाब से 3800 रुपये जो इनका पेंडिंग आ रहा है, 3800 रुपये के ऊपर 1% इंटरेस्ट रेट, जैसा कि आपको बताया भी गया है, 1% इंटरेस्ट रेट, और 3 महीने के हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हैं तो 114 रुपये जो है इनका इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो देखिए इनकी जो फी है वो है ₹5,000। अब यहाँ पर he should deposit 3,800 as tax on self assessment or 114 as interest and ₹5,000 as fee for filing the return after the due date। और अगर आप इनका राउंड ऑफ करके फिगर निकालेंगे इट विल बी 8910। तो टोटल 8,910 रुपये जो है इनका अमाउंट बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें जो है कैलकुलेशन को करके दिखाएंगे। ये आपका जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपको यही चीज़ समझाई गई है कि अगर सेल्फ असेसमेंट होती है और सेल्फ असेसमेंट के केस में अगर एसएससी ऐसा कर रहा है और ड्यू डेट के बाद अगर वो रिटर्न को जमा करता है तो उस केस में उसे जो पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें उसे 5,000 रुपये फ़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है। पिछले आपको जो पिछला पेज है उसमें आपको बताया गया है, अभी आपको बताया कि कितनी एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल करते हैं। दिस इज योर सेल्फ असेसमेंट। अभी हमारे पास नेक्स्ट है जिसमें हम लोग लेकर चल रहे हैं, देखिए समरी असेसमेंट और असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और प्रोविजनल असेसमेंट। अब यहाँ पर आपका रिटर्न और प्रोविजनल असेसमेंट के बेस पर यहाँ पर निकाला जाएगा असेसमेंट। तो यहाँ से देखिए समरी असेसमेंट क्या होता है और समरी असेसमेंट को किस तरीके से लिया गया है। इसमें ना तो an assessment neither the assessee is called by the department nor he is required to produce his books of accounts or other documents। यहाँ पर एक रिटर्न जो फाइल की जाएगी अंडर सेक्शन 139, इसको एक नोटिस वो मिला होगा अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंडर, तो उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने के लिए वही सब चीज़ें जिसमें आप टोटल इनकम और लॉस को लेकर चलेंगे, कोई अर्थमेटिकल एरर है तो उसे चेक किया जाएगा, उसे एडजस्टमेंट में डाला जाएगा, और अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम है तो उसे भी जो है
सही किया जाएगा। कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जिसको डिसअलाउ किया गया था उसे चेक किया जाएगा। कोई ऐसे एक्सपेंडिचर है तो वो चेक किए जाएंगे। कोई भी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 10AA, ATIA, ATIAB, ATIB, ATIC और ATIE के अंडर तो उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। और एडिशन ऑफ इनकम अपेयरिंग इन फॉर्म 26AS के अंडर या फॉर्म नंबर 16A के अंडर या फॉर्म 16 के अंडर तो उसे भी यहाँ पर क्रॉस किया जाएगा। कोई भी एडजस्टमेंट्स हैं तो यहाँ पर बाद में नहीं होंगी, जो भी एडजस्टमेंट होंगी पहले हो जाएंगी, क्योंकि बाद में फिर आपको इसके लिए रिटर्न परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ से आपने देखी इस तरीके से एडजस्टमेंट्स कर देनी है। टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड फी अगर कोई भी पेंडिंग है तो आप इसमें कंप्यूट करके निकाल लेंगे। कंप्यूट करने के लिए तरीका आपको पहले भी बताया गया है, जैसे टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड फी जो आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप इसमें से कोई भी TDS, TCS है तो आप उसे लेकर चलेंगे। कोई एडवांस टैक्स है उसे कंसीडर करेंगे। कोई टैक्स रिलीफ है या टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट है तो वो भी आपका कंसीडर हो जाएगा। यहाँ से सम पेबल और रिफंडेबल आप निकाल लेंगे। उसके बाद जो है इंटीमेशन दे दिया जाएगा SSC को और अमाउंट जो है फिर उस हिसाब से जो अमाउंट ऑफ रिफंड शैल बी ग्रांटेड टू द SSC। और अगर पेंडिंग निकल रहा है तो उसको इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और वो उस पेंडिंग अमाउंट को डिपॉजिट कराएगा। तो ये तो था आपका समरी असेसमेंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट क्या होती है? रेगुलर असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 के अंडर आप कंसीडर करके चलेंगे इसे। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और स्क्रूटनी असेसमेंट। यहाँ पर एक नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के अंदर असेसिंग ऑफिसर सभी बातों को मेंशन करेगा और उसे शो करेगा। देन इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, इंक्वायरी भी की जा सकती है असेसमेंट से पहले, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिगार्डिंग इन राइटिंग वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जा सकता है। पर्टिकुलर मैनर में असेसिंग ऑफिसर आपको जो इंस्ट्रक्ट कर सकता है। He can also call for his statement of all the assets and liabilities of the assessee, but for doing so he has to take the previous approval of the joint commissioner. Assessment after evidence भी आपको जो है असेसमेंट हो सकती है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है ही मे रिक्वायर ऑन स्पेसिफाइड पॉइंट्स एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल व्हिच द असेसिंग ऑफिसर हैज गैदर्ड, ही शैल pass an order in writing for determining the total income or loss of the assessee and the sum payable by him or refund of any amount due to him on the basis of such assessment. On the basis of such assessment ऐसा किया जाएगा। This is your second part, regular assessment. Now the third part, again very important topic, best judgment assessment. सेक्शन 144 में आपसे कहा गया है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसमें असेसिंग ऑफिसर जो है ही विल रियली बेस द असेसमेंट ऑन हिज बेस्ट जजमेंट। ही मस्ट नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली और विंडिकेटिवली और कैप्रिशियसली। यहाँ पर जो है जो भी डिसीजन होगा वो बेस्ट जजमेंट के हिसाब से होगा। एक पर्टिकुलर पैनल होगा, यहाँ पर ऑनेस्ट गेस वर्क होगा। ऑनेस्ट गेस वर्क मीन्स जो भी डिसीजन लेंगे जो पैनल के मेंबर्स होंगे दे विल टेक द बेस्ट डिसीजन बाय देयर नॉलेज। तो यहाँ पर ही विल डिस्क्लोज द ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट जजमेंट बिफोर द अपेलेट अथॉरिटी। और यहाँ पर एक्स पार्टी असेसमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी कंपल्सरी और इट कैन बी डिस्क्रिशनरी। कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है? देखिए, अगर असेसिंग ऑफिसर shall make the assessment to be the best of his judgment compulsorily in any of the following 3 cases. कौन कौन से 3 केसेस रहेंगे? Where the assessee has failed to make the voluntary return or fails to file the return after receiving a notice from the assessing officer. अगर असेसिंग ऑफिसर के नोटिस दिए जाने के बाद भी अगर असेसी जो है वो वॉलंटरी रिटर्न नहीं कर रहा डिपॉजिट, देन असेसिंग ऑफिसर जो है उसके लिए कंपल्सरी जो है वो कर सकता है असेसमेंट। देन वेयर देयर हैज बीन ए फेलियर टू कंप्लाई विद ऑल टर्म्स ऑफ नोटिस, इन दैट केस आल्सो कॉल फॉर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट।
where the return has been made but the assessing officer considers it to be incorrect or incomplete, और वो एक नोटिस भी भेजता है, उसके बावजूद भी अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता तो वो कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए जो है ऑर्डर कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के? यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस में जो असेसी है, ही मे बिकम लायबल टू पेनल्टीज, he may liable to prosecution or is prevented from bringing and record on any new facts before the appellate authority। तो उसको किसी भी तरीके का जो है रिकॉर्ड जो है मांगा जा सकता है। देन रेमेडी अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, क्या रेमेडीज रहेंगे इसकी? जो असेसी है वो क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है एक अपील को, और अपील जो की जा सकती है कमिश्नर अपील के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं अपील्स एंड रिवीजन के चैप्टर में फिर से आपके रिवाइज होंगे। दिस इज योर कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नाउ डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है अकाउंट्स की करेक्टनेस से, या उसे जो मेथड है वो ठीक नहीं लग रहा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें कैलकुलेशन का, या इनकम जो है कम्प्लीटली सही तरीके से कंप्यूट नहीं की गई, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर जो जजमेंट हो सकती है वो आपकी डिस्क्रिशनरी जजमेंट हो सकती है। तो असेसी कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच एन असेसमेंट एज अंडर कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इसमें दैट इज रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट को आप इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी कहते हैं। कई बार जो है असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन है इस बात को बिलीव करने का कि जो असेसी ने असेसमेंट करके दी है उसमें कुछ चीज़ें, कुछ इनकम को छुपाया गया है, ये पूरा नहीं दिखाया गया, सेक्शन 147 में आपसे कहना चाह रहे हैं। तो इस केस में आप जो है जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? द फॉलोइंग केसेस शैल बी डीम्ड टू द केसेस ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। डिफरेंट केसेस यहाँ बताए गए हैं, तो यहाँ पर दोबारा असेसमेंट करा सकता है। तो यहाँ आपके इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कौन कौन से पॉइंट्स में कंसीडर की गई है? जहाँ पर नो रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश बाय द असेसी, और अगर उसकी जो टोटल इनकम है नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, या return of income has been furnished but no assessment has been made and the assessee is found to have understated his income or claimed an excessive loss, the deduction in the return। या where an assessment has been made but income chargeable to tax has been underassessed or assessed at too low rate or excessive loss or relief or depreciation allowance or any other allowance has been allowed। तो ये केसेस आपके हो सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर एसेट के रिगार्डिंग है विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, चार्जेबल टू टैक्स, हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर, या कोई भी जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो ये चेक कर सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट रिसीव फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा कुछ मिलता है तो भी वो उसे दोबारा रीअसेस करवा सकता है। अगर एक बार रीअसेसमेंट होती है, असेसमेंट को रीओपन कराया जाता है, और अगर कोई भी इनकम असेसिंग ऑफिसर को उसमें मिलती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर एक्शन ले सकता है या उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इशू ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट, अगर आपकी इनकम में जो है एस्केप्ड इनकम निकलती है, एस्केप्ड असेसमेंट होती है, सेक्शन 148 में आपसे कह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस भी इशू किया जा सकता है। देन टाइम लिमिट फॉर द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, तो इसके लिए जो नोटिस इशू होगा उसके लिए टाइम लिमिट क्या रहेगा? इफ द एस्केप्ड इनकम इज लेस देन 1 लाख अप टू 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर एस्केप्ड इनकम आपकी 1 लाख से ज़्यादा है तो बियॉन्ड 4 years बट अप टू 6 years, और अगर इनकम इन रिलेशन टू एनी एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हैज एस्केप्ड असेसमेंट बियॉन्ड 4 years बट अप टू 16 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट assessment year, this is under section 149। then exception to time limit, section 150 में आपसे कहा गया है टाइम लिमिट जो ऊपर आपको बताई गई है इशू ऑफ नोटिस के रिगार्डिंग shall not apply where the assessment or reassessment is to be made to give effect to any finding or direction contained in an order by any authority by way of appeal, reference or revision or by a court in any proceeding under any other law। Now time limit for completion of assessment or reassessment,
टाइम लिमिट जो है, जो आपको टाइम लिमिट बताई गई है सेक्शन 143 144 में कह रहे हैं इन द असेसमेंट ईयर 2018-19 था तो 18 महीने था, उसके बाद 19-20 में था तो 12 महीने ये आपका हो गया था। देन असेसमेंट और रीअसेसमेंट और री कंपटीशन के केस में आपसे कह रहे हैं विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। और अगर कोई फ्रेश असेसमेंट आपकी की जाती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट की जाती है सेक्शन अंडर सेक्शन 254 में, तो उस केस में भी आपका जो ये रहेगा टाइम पीरियड जो कि आपको अंडर डिफरेंट सेक्शंस बताया गया है, जैसे सेक्शन 263 और 264 के अंदर आपसे कह रहे हैं इट विल बी 9 मंथ्स, 9 महीने का समय आपको बता रहे हैं। तो दिस वाज द टाइम लिमिट। नाउ फेसलेस असेसमेंट क्या होती है? फेसलेस असेसमेंट, दीज असेसमेंट्स आर बीइंग रेफर्ड टू एज फेसलेस। क्यों कहा गया इन्हें फेसलेस? Because these completely eliminate the physical interface between the assessee and the assessing authority। यानी वो आपस में जो है इंटरफेस नहीं कर रहे हैं, ई प्रोसीडिंग हो रही है। ई फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वेबसाइट के ऊपर यूज हो रहा है, और द रिव्यू एंड एग्जामिनेशन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर्स यूजिंग ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल को यूज किया जा रहा है। यहाँ पर सुटेबल टेक्नोलॉजीज टूल्स यूज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, मैकेनिकल या मशीन लर्निंग आपकी यूज हो रही है to reduce the scope of the discretion। And the last one assessment is jurisdictional less assessment। jurisdictionless assessment, these assessments are being referred to as jurisdictionless because these are conducted by a team, group of expert IT officers at a multiple level assessments unit, national e-assessment center, regional assessment center, verification unit, technical unit। The cases shall be assigned by the NAC to and NEAC to an assessment unit in any REAC based on automated allocation system involving an algorithm for randomized allocation of cases by using suitable technological tools including artificial intelligence and machine learning and such as shall be location agnostic। तो ये आपको लास्ट जो है जुरिस्डिक्शनलेस असेसमेंट के अंडर बताया गया है। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ असेसमेंट रही, जिसमें हमारी जो पहली असेसमेंट थी जिसमें हमने किया है दैट इज सेल्फ असेसमेंट, दूसरी हमारी रेगुलर असेसमेंट, तीसरी हमारी जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, चौथी जो हमारी थी दैट इज रीअसेसमेंट, देन फेसलेस असेसमेंट, और लास्ट वन इज जुरिस्डिक्शनलेस असेसमेंट। तो दीज आर द असेसमेंट्स काइंड्स ऑफ असेसमेंट का ये हमारा टॉपिक इस वाले लेक्चर में कवर हो जाता है। बाकी जो हमारा जो नेक्स्ट पेंडिंग रह गया विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर। थैंक यू।